माई सेल्फ गोविंदा सर और आपका स्वागत है ट्यूटर एकेडमी में। आज का हमारा जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट्स में या मुझे मैसेज करके बताया कि सर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स लीजिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स लीजिए। तो चलिए आपके रिक्वेस्ट पे मैंने चैप्टर लिया है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ओके बच्चा लोग, काफ़ी जोरदार सब्जेक्ट है, बहुत ही धांसू सब्जेक्ट है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ईजिली आपको मैं समझा दूंगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स होता क्या है। सबसे पहले चलो शुरू करते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर जो है कार्बन। कार्बन क्या है बेसिकली? कार्बन सबसे बेसिक एलिमेंट है। जैसे कोई जैसे सेल एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, वैसे कार्बन सभी एलिमेंट्स का बेसिक है। आपकी बुक्स हो गए, आपके मेडिसिन हो गए, आसपास की जो भी चीज़ें, हर जगह बेसिकली कार्बन होता है। अपने एटमॉस्फेयर में भी 0.03% कार्बन है, अर्थ क्रस्ट में 0.02% कार्बन है। जैसे कि कार्बन CO2 गैस आपने सुना ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अंदर भी कार्बन आता है क्योंकि C+O2 आपको CO2 गैस बनता है, जो एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज है। तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होने के बावजूद इसको बहुत लोग पढ़ते नहीं हैं, तो क्यों नहीं मैं इसको आपको इजीली समझा दूं कि कार्बन और उसके कंपाउंड्स होते क्या है। ठीक है बच्चा लोग, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। ओके, यानी कि उसके आउटर मोस्ट शेल, उसका जो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2 और 4। ठीक है, आपको पता ही होगा ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। पहले 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, उसके बाद 6, उसके बाद और ऐसे करते करते 2, 8, 18 ऐसे ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने हैं आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि आपका ये जो कार्बन है उसके आउटर मोस्ट शेल में पहले 2 है और उसके बाद 4 है। और आपको पता है कि फर्स्ट शेल में 2 होने चाहिए, उसके बाद 8 होने चाहिए, उसके बाद भी 8 होने चाहिए। तो इसको और कितने चाहिए बच्चा लोग? उसको चाहिए और 4 इलेक्ट्रॉन, ताकि उसकी जो वैलेंसी है वो हो जाए कंप्लीट। यानी कि या तो उसको +4 चाहिए या तो -4 चाहिए, यानी कि या तो ये 4 पूरे निकाल सकता है ताकि खाली 2 रहे, या तो बच्चा लोग ये और 4 ले ले ताकि इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाए 2,8। ठीक है, लेकिन बच्चा लोग जैसे कि आपको पता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करना या तो फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना काफ़ी एनर्जी चाहिए, और वो आपका क्या है, फिजिबल नहीं है। यानी कि 4 को गेन करना, 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करना, ये फिजिबल नहीं है। ठीक है, इसको बहुत एनर्जी चाहिए और हाईली अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम नया टाइप का बॉन्ड पढ़ेंगे। यानी कि जो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन, वो कौन सा बॉन्ड था बच्चा लोग? वो था आयोनिक बॉन्ड। यानी कि जैसे Na इलेक्ट्रॉन लूज करता है और Cl के साथ क्या बनता है, NaCl, यानी कि Na+Cl-, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और वही इलेक्ट्रॉन Cl एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसके बाद बनता है NaCl। लेकिन कार्बन के साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसको कितने चाहिए, उसको या तो 4 लूज करने पड़ेंगे या तो 4 गेन करने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या देखा, हमने देखा कि कार्बन एक न्यू टाइप का बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है? कार्बन जैसे कि आपको पता है ये उसके 1, 2, 3, 4 ये हो गए उसके 4 इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या करेगा, अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को किसी और के साथ शेयर करेगा। अब ये शेयर चीज़ क्या हो गई? शेयर यानी कि जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हाइड्रोजन। ठीक है बच्चा लोग, हाइड्रोजन के पास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। एक और हाइड्रोजन मैंने ले लिया है सामने। ठीक है, 2 हाइड्रोजन लिए, दोनों के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये हाइड्रोजन बोलेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन दे, और ये हाइड्रोजन बोलेगा कि तू मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे। तो दोनों तो एक दूसरे को दे नहीं सकते, तो उन्होंने एक नया टेक्निक यूज़ किया। उन्होंने क्या किया कि दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। यानी कि शेयर करने का मतलब क्या, कि ये इसको जब भी ज़रूरत होगी वो इससे ले सकता है, पर इसको साथ में दे भी सकता है। यानी कि सपोज़ आपको लेनी थी साइंस की डाइजेस्ट, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से दूसरे चैप्टर पढ़ने के लिए आपको चाहिए थी साइंस की डाइजेस्ट, लेकिन आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। तो आपने क्या किया, आपके एक फ्रेंड को बोला कि हम डाइजेस्ट के जितने पैसे हैं 200-300 जितने भी रुपए आधा आधा शेयर कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा, जो टेक्स्ट बुक तो एक ही रहेगी, लेकिन जो मनी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2 जन के बीच में। तो एक दिन उसके पास भी बुक रह सकती है, दूसरे दिन इसके पास भी बुक रह सकती है। तो रही बुक एक, यानी कि जो बॉन्ड है वो एक है, लेकिन अंदर का जो मनी है वो दोनों का है। यानी आप समझ सकते हो, इलेक्ट्रॉन को मनी के साथ कंपेयर कर सकते हो, और जो बॉन्ड है उसको आप रेफरेंस बुक या आपकी डाइजेस्ट उसके साथ कंपेयर कर सकते हो। ओके बा, चलो। तो ये जो H का इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर बॉन्ड के अंदर है, यानी H इधर से भी, ये H के लिए ये भी 2 है और यही 2 इलेक्ट्रॉन ये H के लिए भी। तो वैसे ही कार्बन क्या करेगा, कार्बन ऐसे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएगा जिसके साथ वो शेयर कर सकता है। यानी मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने 4 H रख दिए, ठीक है बा, चलो। तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 H के आ गए, तो वो इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। इसको बोलते हैं बच्चा लोग कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड।
जैसे कि 2 H ने बनाया, इनको चाहिए था एक एक इलेक्ट्रॉन। अभी जैसे कि मैंने ले लिया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या होता है एटॉमिक नंबर, बच्चा लोग बताओ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 होता है, यानी कि 2 और 5, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक तो इसके 2 हो गए और 5 उसके दूसरे शेल में हो गए, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक है। तो वैसे एक और नाइट्रोजन को मैंने सामने ले लिया, जिसके भी और ऐसे ही हो गए, और ये 3 जो 3 है, यानी इसको कितने चाहिए, इसको 3 और चाहिए शेयर करने के लिए। तो उसने क्या किया, ये वाले नाइट्रोजन से 3 ले लिए, ठीक है। तो अभी कितने हो गए इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये नाइट्रोजन का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। और ये नाइट्रोजन ने इसके पास से 3 शेयर किए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये नाइट्रोजन के लिए भी क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट। इस तरह ये जो शेयरिंग है बच्चा लोग, ये जो शेयरिंग है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी है और ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी है, उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और ये बॉन्ड काफ़ी जगह बहुत सारे एटम्स बनाते हैं जिनको ऐसे प्रॉब्लम्स के साथ फेस करना पड़ता है, जहाँ पे वो ऐसे डोनेट नहीं कर सकते या तो ले नहीं सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो वो कौन से बॉन्ड बनाते हैं, वो बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ जो कि है ऑक्सीजन का, यानी ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन है 2,6, यानी कि उसका है एटॉमिक नंबर 8, ओके। सो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए, 2 तो पहले वाले शेल में है, उसके बाद वाले शेल में हो गए और 2 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वैसे ही सामने एक और ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्रॉस ले लो, डॉट ले लो, जैसा आपको डिनोट करना वैसा डिनोट कर सकते हो। इसको कितना चाहिए बच्चा लोग, इसको चाहिए 2 और इलेक्ट्रॉन्स, ताकि इसका क्या हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो ऑक्सीजन है वो इधर से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। तो इस तरह क्या हो गया, ये देखिए, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो एक कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं और इसके अंदर ही शेयर हो रहे हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। तो ये इस तरह एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, पेयर बना रहे हैं, ठीक है बच्चा लोग। तो इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इस तरह हमने क्या पढ़ा, कोवलेंट बॉन्ड। अब जो कार्बन के जो कंपाउंड्स है बच्चा लोग, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जो जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स है वो ये कोवलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं, दूसरा कोई टाइप ऑफ बॉन्ड नहीं बनाते। तो कोवलेंट बॉन्ड की थोड़ी प्रॉपर्टीज होती है बच्चा लोग, क्या होती है प्रॉपर्टीज, कोवलेंट बॉन्ड की जो प्रॉपर्टीज होती है मैं अभी बताता हूँ। तो अब जो कोवलेंट बॉन्ड है यानी कि उसकी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, वो होता है बच्चा लोग लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि ये जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ बच्चा, उसका जो कंपाउंड्स के जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स है वो बहुत लो होते हैं। क्यों लो होते हैं, यानी कि जैसे N2 फॉर्म हुआ है तो N के 3 बॉन्ड, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर हुए हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हुए। तो ये जो बच्चा क्या है, शेयरिंग है, यानी कि अगर इसमें थोड़ी सी भी हीट या कुछ भी एनर्जी में इनको दे दूँ तो इनका बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक, यानी बहुत ही वीक बॉन्ड है। तो कोवलेंट बॉन्ड इज क्या, इज अ वीक बॉन्ड। तो वीक बॉन्ड होने से क्या होता है कि हम थोड़ी सी भी एनर्जी दे दें तो वो जल्दी से टूट जाते हैं, यानी उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। और दूसरा क्या होता है बच्चा लोग, उन पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये पुअर कंडक्टर्स क्यों होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये आयनिक बॉन्ड शेयर नहीं करते। आयनिक बॉन्ड्स में क्या होता है बच्चा लोग, Na+ Cl-, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, इसके अंदर देखिए प्लस और माइनस यानी कि आयंस है। कंडक्शन मतलब क्या होता है, कंडक्शन मतलब मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी में करंट वाले चैप्टर में बताया है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ही करंट को फ्लो करता है। तो कंडक्शन भी कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन्स के वजह से। और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन E- यानी कि माइनस चार्ज, यानी माइनस प्लस ये आयंस होते हैं, आयंस के मूवमेंट के वजह से ही करंट फ्लो होता है, यानी कि कंडक्शन होता है। तो इनके अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड है, क्या आपको यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ भी दिख रहा है बच्चा, नहीं। So as you can't see any kind of ions on that, so they are poor conductors of electricity, यानी कि जिसके पास आयंस नहीं होंगे वो कंडक्शन नहीं फ्लो कर सकते। इनके अंदर कंडक्शन हो सकता है क्योंकि ये प्लस और माइनस है, लेकिन यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं है, कोई आयंस नहीं है। तो बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी और लेस आयंस दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयंस होते ही नहीं है, एब्सेंस ऑफ आयंस, ओके बच्चा लोग, ठीक है। तो ये हो गए हमने 2 प्रॉपर्टीज जो कोवलेंट बॉन्ड के हैं, यानी कि एक लो बॉइलिंग पॉइंट और एक लो मेल्टिंग पॉइंट। और यही सारे प्रॉपर्टीज कार्बन के कंपाउंड्स के हैं, क्योंकि कार्बन के कंपाउंड्स कोवलेंट बॉन्ड ही शेयर करते हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ेंगे आगे, यानी आगे क्या है, कैटिनेशन।
कार्बन के जो हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा, कोवेलेंट बॉन्ड के बाद हम पढ़ेंगे कैटिनेशन, जिसके अंदर ये कार्बन की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके वजह से कार्बन क्या वर्सेटाइल नेचर शो करता है। वर्सेटाइल मतलब क्या, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, और वो क्या है, वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब क्या कि कार्बन उसके खुद के और कार्बन एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। ये डिफर करता है कार्बन को दूसरे एलिमेंट के साथ। कार्बन अपने खुद के कार्बन के साथ बहुत सारे बॉन्ड बना सकता है, यानी कि आप दे सकते हो लाइन से चेन ऑफ कार्बन्स के साथ हम बॉन्ड बना सकते हैं, इसको बोलते हैं कैटिनेशन। 2 भी बना सकता है, 3 भी बना सकता है, 2 फिर 1 फिर 2 ऐसे भी बना सकता है। लाइन से जितना हो सके उसको बोलते हैं चेन ऑफ चेन सीरीज कार्बन की, कि वो खुद के कार्बन एलिमेंट के साथ बहुत सारे बॉन्ड बना सकता है। इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड, और इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है बात, चलो, यानी कि जब भी एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाए उसको बोलते हैं डबल बॉन्ड, और जब 3 बार यानी कि 3 इसके इलेक्ट्रॉन्स और 3 इसके इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो उसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है बात, चलो, तो ये हो गई उसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अब ये जो सिंगल बॉन्ड बनाया है, यानी कि ये कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, ये कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसने कितना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन थे, जिसके अंदर से इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से 3 उसने शेयर किए, 1 नहीं किए। तो जब भी 2 कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड रहेगा, यानी कि एक दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, उनको बोलेंगे क्या, उनको बोलेंगे सैचुरेटेड कार्बन। ठीक है भाई, चलो, ये होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। जब भी कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड शेयर करे, यानी सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाए, तो उनको हम बोलेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड्स। और जब भी उनके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो तो उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है भाई, चलो, सिंगल बॉन्ड हो तो सैचुरेटेड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड हो तो अनसैचुरेटेड। तो ये आपका हो गया सैचुरेटेड, और ये 2 हो गए आपके अनसैचुरेटेड। इस तरह हमने पढ़ा कि कार्बन क्या कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, यानी खुद के एलिमेंट्स के साथ बहुत सारे बॉन्ड बनाता है, और दूसरे 2 टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड, जिसमें सैचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड मतलब डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे आगे के टॉपिक, जो है चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स। यानी कि चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स क्या होते हैं, चलो यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कार्बन कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है, कैटिनेशन, यानी कि कार्बन खुद के एलिमेंट्स के साथ बहुत सारे बॉन्ड बनाता है। तो जब भी कार्बन ऐसे आगे बॉन्ड्स बनाता जाता है उसको बोलते हैं चेन्स ऑफ कार्बन, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट आगे बहुत सारे मल्टीपल कार्बन ज्वाइन हो सकते हैं, तो उनको हम बोलेंगे चेन ऑफ कार्बन। नेक्स्ट ब्रांचेस। ब्रांचेस क्या होता है बच्चा, अब आप देखते हो कार्बन के पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 4, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, वो शेयर कर सकता है। तो जैसे कि मैंने 1 और 2 कार्बन बनाया, ठीक है बच्चा लोग, या तो एक ही बना लेते हैं, पहले 1 से शुरू करते हैं। एक कार्बन के पास 4 शेयर करने के थे, तो उसको मैंने दे दिए 4 का हाइड्रोजन। ठीक है, ये कौन सा कंपाउंड है, ये है CH4। ठीक है, इसको बोलते हैं मीथेन, मार्श गैस या मीथेन गैस, जो आपने सुना होगा नाम। तो CH4 जो है वो है मीथेन, यानी कि एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो बॉन्ड बना है बच्चा लोग C और H के बीच, इसको बोलते हैं ब्रांच, यानी C दूसरे एटम्स के साथ जो बना रहा है वो उसको कहते हैं ब्रांच। जैसे कि अभी मैंने 2 कार्बन ले लिए जिसके अंदर इसने कैटिनेशन यूज़ करके, अब इसके पास 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि ये कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बाकी है शेयर करना, और दूसरे कार्बन के पास भी बाकी है। तो क्यों ना इसको मैं सबको H दे दूँ, ये H, ये H, ये H, ये H, ये H, ये H, यानी कि ये 2 कार्बन के पास आप देख सकते हो कि कितने सारे हाइड्रोजन आ गए, यानी ये सब उसके क्या है बच्चा लो, ये सब उसके है ब्रांचेस। और इसको हमने क्या नाम दे दिया, C2H6, यानी कि ये आपका क्या है, ये है आपका इथेन। ठीक है भाई, चलो, मीथेन, इथेन, एक हो तो मीथेन, 2 हो तो इथेन। अब बढ़ते हैं तीसरे की तरफ, यानी कि 1 2 3। अब इसके पास 1 2 3 1 2 1 2 3, क्योंकि देखो बच्चा, ये 2 कार्बन और 2 कार्बन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, तो उसके पास अभी बचे कितने हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है। लेकिन जो फर्स्ट और लास्ट है, हमेशा फर्स्ट और लास्ट के पास 3-3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जब वो कब बनाए, सिंगल बॉन्ड बनाए। लेकिन डबल बॉन्ड बनाए तो ऐसा सेटिस्फाई नहीं होता। तो ये H, ये H, ये H, ये H, ये H, ये H, ये H और ये H, यानी कि ये कौन सा कंपाउंड है बच्चा, ये कंपाउंड है प्रोपेन, जहाँ पे C3NH8 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 C3H8, इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रोपेन।
ये क्या है बच्चा लोग, ये है कार्बन के कंपाउंड्स, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, जिसमें कार्बन मल्टीपल कार्बन्स के साथ बॉन्ड बना के और दूसरे हाइड्रोजन के साथ लेके ये ब्रांचेस फॉर्म करता है और उसके साथ ये कंपाउंड फॉर्म किया है जिसको बोलते हैं प्रोपेन, मीथेन और इथेन। अब जो बचा है रिंग्स, रिंग्स यानी कि क्या कि जब भी कार्बन ऐसे कॉम्बिनेशंस के साथ फॉर्म करे जिसके वजह से एक रिंग फॉर्म हो। रिंग कैसे फॉर्म होगी बच्चा, रिंग ऐसे फॉर्म होगी कि कार्बन को हम करेंगे अलग तरीके से अरेंज। जब भी कार्बन ऐसा फॉर्म करे, अब आप देख सकते हो बच्चा लोग कि इसके अंदर क्या है, ये क्लोज लूप बन रहा है, यानी कि क्लोज स्ट्रक्चर बन रहा है। मैथ्स वाला क्लोज सर्किट है, यहाँ पे वोल्टेज करंट नहीं लगेगा, क्लोज लूप बन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिंग। आप देख सकते हो ये पूरा क्लोज हुआ है तो इसको बोलेंगे रिंग। अब इसमें एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड आता है जिसको बोलते हैं बेंजीन। ठीक है, जब भी कार्बन ऐसे बॉन्ड बनाए एक दूसरे के साथ तो उसको क्या बोलेंगे, बेंजीन। ये कार्बन के पास 1 2 3 एक बच गया है तो क्यों ना उसको हाइड्रोजन दे दे। ठीक है, ये कार्बन के पास 1 2 3 तो इसका भी एक बच गया तो H, 1 2 3 H, यानी सभी के पास एक एक वैलेंसी बची थी, वो हमने क्या कर दिया है, वो हमने हाइड्रोजन से कर दिया है सेटिस्फाई, और बीच बीच के अंदर उसने एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड अल्टरनेटली फॉर्म किया है। इस टाइप ऑफ कंपाउंड को बोलते हैं बेंजीन। ओके, ये कार्बन का एक यूनिक कंपाउंड है जो रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। तो इस तरह हमने चेन, ब्रांचेस एंड रिंग्स पढ़े जिसमें कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी और रिंग्स फॉर्म हुए हैं। ओके, अभी हमने देखा कि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स, मीथेन, प्रोपेन वो सब फॉर्म हुए हैं, लेकिन हमेशा हमने जितने भी अभी तक एग्जांपल लिए उसके अंदर हमने सिर्फ H लिए हैं। तो H क्या है बच्चा लोग, H भी एक हाइड्रोजन, खाली एक एलिमेंट है, लेकिन इसके बदले अगर वो कुछ और ऐड हो जाए, जैसे कि ये हाइड्रोजन के बदले मैं एक ऐड कर दूँ OH। ओके बच्चा लोग, या तो फिर कुछ और ऐड कर दूँ जैसे कि OOH तो कुछ और बन जाएगा। तो ये सब जो ऐड करने वाले एलिमेंट्स हैं उनको बोलते हैं क्या है, उनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। ओके बच्चा लोग, फंक्शनल ग्रुप्स, यानी कि फंक्शनल ग्रुप में क्या आ सकता है, या तो एक Cl Br, या तो फिर OH, या तो OOH, या तो COOH, कुछ भी आ सकता है। ओके बच्चा लोग, तो ये सब क्या है, उसके फंक्शनल ग्रुप्स। इनको बोल देंगे हेलोजन, यानी कि ये क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब उसके हेलोजन से। ये है OH यानी कि एल्कोहल। ठीक है, या तो फिर एक आएगा CHO, इसको बोलते हैं अल्डिहाइड, या तो फिर COOH, ये क्या है, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जब भी ऐसे कोई कंपाउंड्स आगे जाके ऐड हो तो उनको बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप्स। जैसे कि यहाँ पे एक वैलेंसी खाली है और Cl को भी क्या चाहिए बच्चा लोग, उसको एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए होता है, तो वो क्या करेगा, इसके साथ क्लोरीन आयनिक बॉन्ड भी बना सकता है और इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक Cl डाल दिया, या फिर मैं यहाँ पे Br भी डाल सकता हूँ, या तो फिर यहाँ पे मैंने एक OH डाल दिया, क्योंकि O को क्या चाहिए होता है बच्चा लोग, O को चाहिए होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन तो एक कार्बन प्रोवाइड कर रहा है और दूसरा एक इलेक्ट्रॉन H प्रोवाइड कर रहा है। H ने इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना दिया, O ने एक C के साथ एक कोवलेंट बॉन्ड बना दिया। या तो आप बोल सकते हो कि C ने डबल बॉन्ड बनाया O के साथ और एक बॉन्ड बनाया H के साथ, और एक बॉन्ड अभी भी खाली है, तो ये जो CHO है वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे कार्बन को एक बॉन्ड चाहिए तो ये मैंने ऐसे दे दिया। ठीक है, ऑक्सीजन को 2 चाहिए थे, वो इसने इससे ले लिए, H को एक इधर शेयर कर लिया और एक कार्बन ने इसके साथ शेयर कर लिया, तो ये आपका हो गया अल्डिहाइड। अब जैसे कि COOH, ठीक है, ये बॉन्ड बनाना हो तो आप ये भी बना सकते हो, जिसको कार्बन को इसके साथ देने का, ये ऐसा नहीं है, ये डबल बॉन्ड O और ये OH। ठीक है बच्चा लोग, यानी H के बदले मैंने क्या कर दिया, OH। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि ओइक ग्रुप, इसको बोलते हैं आल ग्रुप। ये प्रीफिक्स सफिक्स ये क्या है हम आगे पढ़ेंगे, अभी नोमेनक्लेचर में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा हो जाए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो ये क्या है, C++O यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन के 3 एलिमेंट्स हो सकते हैं, या तो मैं पूरे को हटा के सिर्फ एक H बोल दूँ, ये भी हो सकता है। ये है इथेनोइक एसिड या मिथेनोइक एसिड, क्योंकि एक ही मीथेन है, और 2 हो तो इथेन, 3 हो तो प्रोपेन। इस तरह आगे जाके हम नोमेनक्लेचर करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं होमोलॉगस सीरीज। बिफोर स्टडिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स, अल्कोहल ग्रुप्स और ऑल काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, हमको पढ़ना पड़ेगा होमोलॉगस सीरीज, यानी कि मीथेन, प्रोपेन के आगे वो सब डालने के बाद उनके नेमिंग क्या होंगे, वो सब स्टडी करने के लिए पहले हमें होमोलॉगस सीरीज पढ़ना पड़ेगा, यानी कि मीथेन क्या है, इथेन क्या है, वो सब। तो आपको जैसे मैंने आपको बताया, C ने 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म किए, हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड फॉर्म किए, और उसका नाम था क्या, मीथेन। मीथेन का है CH4, और C जब 2 कार्बन फॉर्म हुए हैं और उन्होंने
6 हाइड्रोजन के साथ फॉर्म किए बॉन्ड, तो उनको हमने क्या नाम दे दिया, उनको हमने नाम दे दिया इथेन, यानी कि C2H6। और जो प्रोपेन है जिसमें 3 कार्बन हुए उसका कंपाउंड क्या है, C3H8। तो आप देख सकते हो कि इनमें आपको कुछ सिमिलरिटी लगेगी। क्या सिमिलरिटी है इनमें, इन दोनों को आप देखोगे तो इसके अंदर आप CH2 ऐड कर दो तो आपको ये मिलेगा, और इसके अंदर CH2 ऐड कर दो तो आपको ये मिलेगा। यानी कि होमोलोगस सीरीज़ में ये जो मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब है, वो सबका डिफरेंस क्या है, CH2। यानी कि इसके अंदर मैं एक CH2 ऐड कर दूँ तो ये बन जाएगा C2H6, उसके अंदर एक CH2 ऐड कर दूँ तो वो बन जाएगा C3H8, और उसके अंदर एक CH2 ऐड कर दूँ तो वो हो जाएगा C4H10, जो कि है ब्यूटेन। ये क्या है, ये है आपका प्रोपेन, और ये क्या है, ये है आपका इथेन। ठीक है बच्चा, इस तरह होमोलोगस सीरीज क्या है कि जैसे जैसे मैं CH2 उनके अंदर ऐड कर दूँ तो वो क्या बनेंगे, नेक्स्ट ग्रुप बनेंगे, यानी कि एक मीथेन एक इथेन है, वो होमोलोगस सीरीज का पार्ट बनेंगे। इनका एक जनरल फॉर्मूला है जो कि है CnH2n, ओके, +2। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने इधर N1 डाला तो ये क्या हो जाएगा, 2n+2 यानी कि 4। अभी मैंने N2 डाला, 2 2 4 +2 यानी कि C2H6। N3 डाला, 3 2 6 +2 प्रोपेन। N अगर 4 डाला यानी ब्यूटेन के लिए 4 2 8 +2 10। तो ये आपका क्या हो गया बच्चा लोग, ये आपका जनरल फॉर्मूला है। इसको आपको करना है नोट डाउन, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये याद आपको रह गया तो आप आगे के कोई भी ये जनरल फॉर्मूला से आप कोई भी कंपाउंड फॉर्म कर सकते हो, यानी कि प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन, कार्बन, कोई भी मीथेन ये फॉर्म कर सकते हो। ये तो हो गया क्या बच्चा लोग, ये हो गया आपका सैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए, यानी कि जब भी कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्म करे तो तब ये वाला जनरल फॉर्मूला लगेगा। लेकिन ये तो क्या था, ये था मीथेन, इथेन। ठीक है, अभी दूसरे कंपाउंड्स आते हैं, वो है इनको ये सीरीज को हम बोलेंगे अल्केन। ठीक है, ये है होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन्स, जिसके अंदर सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं और सिंगल बॉन्ड की वजह से ऐसे सीरीज बनते हैं। दूसरा आता है अल्कीन्स। अब ये अल्कीन्स क्या है, अल्कीन्स वो है जब भी 2 कार्बन डबल बॉन्ड बनाए, यानी कि ये कंपाउंड्स अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि अल्कीन्स के अंदर मीथिन नाम का वर्ड आएगा क्या? कम ऑन, बताइए। ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि आपके कमेंट में मुझे बताइए, एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में, कि अल्केन्स जैसे मीथेन से शुरू होता है तो अल्कीन्स के अंदर मीथीन वर्ड आएगा कि नहीं, कि डायरेक्ट इथीन से शुरू होगा। ये मैं आपके लिए होमवर्क रख रहा हूँ, इसलिए मीथीन है कि नहीं वो मैं अभी यहाँ पे नहीं पढ़ाऊँगा, डायरेक्ट मैं इथीन से शुरू करूँगा। आपको बताना है कि मीथीन नाम का कंपाउंड एग्जिस्ट करता है या नहीं। ओके, सो डबल बॉन्ड फॉर्म करना है तो जैसे कि 2 कार्बन चाहिए, ये मैंने ले लिया इधर और ये मैंने ले लिया इधर। तो आप देख सकते हो कार्बन को कितने 4 बॉन्ड सेटिस्फाई करने होते हैं, 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4, यानी कि प्रॉपर शेयरिंग हो चुकी है। इसको हमने नाम दे दिया इथीन। ठीक है, अब जैसे कि 3 कार्बन है तो C डबल बॉन्ड C, इसके अंदर एक H, इसके अंदर एक H, इसके अंदर एक 1 2 3 4 हो गया, इसका एक H, इसका एक H और इसका एक H, इसने से 4 कर लिए है। ठीक है, C3H6। ओके, ये कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड है C2H4, ये कंपाउंड क्या है C3H6। 1 2 3 4 5 6, ओके, और 3 कार्बन। तो ये कंपाउंड का नाम क्या है, ये कंपाउंड का नाम है प्रोपीन। अब आप देख सकते हो कि इनके अंदर कुछ सिमिलरिटीज़ है। क्या, इसके अंदर आपने CH2 ऐड कर दिया तो ये भी आपका क्या बन गया, नेक्स्ट कंपाउंड आपका फॉर्म हो गया, यानी कि इसके अंदर मैंने CH2 कर दिया है ऐड। ये माइनस का साइन नहीं है बच्चों लोग, ये जो मैं माइनस ये बॉन्ड लिख रहा हूँ ये बॉन्ड है, यानी कार्बन 2 कार्बन तो इसके साथ बना रहा है, लेकिन जो तीसरा एक और है वो बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, वो मैंने बॉन्ड का सिंबल बनाया। इसको आप माइनस कदा भी ना समझे। ओके, तो और इसके आगे मैंने अगर एक और CH2 ऐड कर दिया तो ये आपका क्या बन जाएगा, C4H8, यानी कि ब्यूटीन। ठीक है, तो इसका भी क्या जनरल फार्मूला है, इसका जनरल फार्मूला जो बनेगा अल्कीन्स का वो है CnH2n। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर दीजिए क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी ये कौन सा कंपाउंड का फॉर्मूला है, ये अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है, और ये जो है वो अल्कीन्स का। मैंने 1 डाला तो 1 क्या है, CH2 यहाँ पे कहीं पे दिख नहीं रहा, वो क्या होता है कि N आएगा या नहीं आएगा वो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ओके, N यहाँ पे शुरू करेंगे हम 2 से, C2H4 जो कि आपका क्या हो गया, इथीन, C3H6 वो आपका क्या हो गया, प्रोपीन, C4H8 वो आपका क्या हो गया, ब्यूटीन। यानी ये जो सीरीज़ है वो आपका अल्कीन्स के लिए है। अब जो आगे हम पढ़ेंगे वो ब्यूटीन।
तो जैसे कि सिंगल बॉन्ड वाला हो गया अल्केन, डबल बॉन्ड वाला हो गया अल्किन्स। अब जो ट्रिपल बॉन्ड वाला आएगा उसको हम क्या नेम देंगे, उसको हम नाम देंगे अल्काइंस। यानी कि अभी ये जो कंपाउंड है वो भी कौन सा है बच्चा लोग, वो भी कौन से कैटेगरी में आता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। दिस इज सैचुरेटेड, दिस इज अनसैचुरेटेड एज वेल एज दिस इज ऑल्सो अनसैचुरेटेड। ओके, अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कार्बन के 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी हो गए हैं शेयर, तो बचा खाली एक, वो मैंने दे दिया नाम, यानी कि हाइड्रोजन उसको दे दिया। तो इसको भी एक हाइड्रोजन दे दिया, इसको भी एक हाइड्रोजन दे दिया। ये आपको एप्सिलॉन या कुछ और दिख रहा होगा, अपन ये CH है, ठीक है। तो इसको नाम बोलते हैं इथाइन। ओके, ये आपका कौन सा कंपाउंड है, इथाइन। और वैसे ही अगर मैं 3 कार्बन लूँ यानी कि C, ठीक है, और इसको मैं शेयर कर दूँ ऐसा, तो इसको एक चाहिए, इसको कितना चाहिए, 2 3 4, इसको तो नहीं ज़रूरत, इसको चाहिए, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, ये हो जाएगा C प्रोपाइन। ओके, 3 कार्बन हो तो वो होता है प्रोपाइन, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है C3H4, ठीक है। 3 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। देखो 3 कार्बन, 3 इलेक्ट्रॉन से इसके 4 वैलेंसी हो गई, इसके 3 इलेक्ट्रॉन 1 वैलेंसी इसके हो गए, और इसके 1 2 3 4 वो भी सेटिस्फाई हो गया, यानी कि C3H4। अब आप देख सकते हो कि जो इथाइन है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसका कॉन्फ़िगरेशन है CH2, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या ऐड करूंगा तो ये आएगा सिमिलरली सेम ही कंपाउंड, यानी कि CH2 ही आपको ऐड करना है। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर CH2 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा प्रोपाइन, और इसके अंदर CH2 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ब्यूटाइन। यानी कि इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n-2, ठीक है। ये है जनरल फॉर्मूला फॉर अल्काइंस। ध्यान से देखिए, इसके अंदर हम डालेंगे n=2, तो n=2 डालेंगे तो 2 2 4 -2 2, यानी कि C2H2 बन गया है। अब n की वैल्यू 3 डाले, 3 2 6 -2 4, यानी कि C3H4 बन गया है, जो कौन सा है, जो आपका प्रोपाइन है। और 4 डालेंगे तो 4 2 8 -2 6, यानी कि C4H6, वो आपका क्या हो गया है, वो आपका है ब्यूटाइन। और वो कैसे फॉर्म होगा, वो इसके अंदर CH2 ऐड करोगे तो आपको सामने दिख रहा है कि ये फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये तो आपकी हो गई होमोलोगस सीरीज, जिसके अंदर 3 जनरल फॉर्मूलाज मैंने बताए। एक है CnH2n+2, जो किसका है, जो अल्केन्स का है, और ये जो है CnH2n वो किसका है, अल्केन्स का, एंड CnH2n-2 वो किसका है, अल्काइंस का। होमवर्क बच्चा लोग याद रखना, क्या होमवर्क है कि अल्कीन्स और अल्काइंस के अंदर अल्काइंस भी ऐड कर दो। अल्किन्स और अल्काइंस में मीथेन और मिथाइन होगा कि नहीं होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और बिल्कुल बताइए, ओके। क्योंकि जो मैं एफर्ट लगा रहा हूँ आपको भी ऐसा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तभी आपको ये जो कंसेप्ट है आपको इजीली समझ आएंगे, ओके। अब बढ़ते हैं हम नोमेनक्लेचर की तरफ, यानी कि थोड़ी देर पहले जो मैंने फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए थे, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, उनका नोमेनक्लेचर, यानी कि जब वो कार्बन के साथ जुड़ेंगे तो उनको क्या डिनोट करेंगे वो हम पढ़ेंगे, ओके। तो उसमें आता है थोड़ा प्रीफिक्स एंड सफिक्स, यानी कि जब भी क्लोरीन और ये सब हम ऐड करेंगे, यानी कि कार्बन जब भी Cl के साथ या Br के साथ या ऐसे किसी हेलोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो जो हेलो वर्ड है, यानी कि इसका क्लोरो, इसका ब्रोमो, वो हम आगे डालेंगे, यानी कि इसका नोमेनक्लेचर आएगा वो है हेलो अल्केन, ओके। इसको हेलो हेलो नहीं बोलना है, ये है हेलो हेलो, ओके, हेलो अल्केन। यानी कि सपोज मैंने C के साथ एक Cl जोड़ दिया, तो यहाँ पे कितने कार्बन है बच्चा लोग, यहाँ पे कार्बन है 2। तो जब भी 2 कार्बन होते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे इथेन, ओके। अब जैसे कि यहाँ पे कार्बन मैंने जोड़ दिए हैं, सब सिंगल सिंगल है, ठीक है। 1 कार्बन हो तो मीथेन, 2 हो तो इथेन, 3 हो तो प्रोपेन, एंड 4 हो तो ब्यूटेन। वेरी गुड, अपने अंदर जोर से बोलिए, अपने वहाँ पे कोई आसपास देख रहा हो तो उसमें शर्माइए मत, आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है, आसपास देख के एम्बेरसमेंट फील नहीं करना है, ठीक है। C और C 2 कार्बन तो बनेगा इथेन, और जैसे कि मैंने बोला कि Cl जुड़ा हुआ है तो पहले आपको ये जो जुड़ा हुआ है वो लिखना है, यानी कि ये आपका बन जाएगा क्लोरो इथेन, ओके। और अगर 3 कार्बन हो तो जैसे कि यहाँ मैंने एक और C जोड़ दिया तो वो आपका बन जाएगा क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। इस तरह क्लोरो ब्यूटेन, क्लोरो हेक्सेन, जो आपको ऐड करना हो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्लोरो का, यानी कि हेलोजन का। अब बढ़ते हैं हम एल्डिहाइड्स की तरफ। एल्डिहाइड्स का क्या होता है बच्चा लोग, एल्डिहाइड्स का होता है बॉन्ड CHO, यानी कि जब भी C क्या बनाएगा, एक H बनाएगा और डबल बॉन्ड O बनाएगा, तो ये जो बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है वो ऐड होगा, तो उसके अंदर कंपाउंड में क्या लगेगा, उसके आगे R लगेगा, यानी कि
इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, उनके आगे ई हटा के आपको लिखना है आल। ओके, जैसे कि ये मैंने 2 कार्बन ले लिए, ठीक है, और यहाँ पे 3, एक डबल बॉन्ड हो और एक एच, ठीक है, 1 2 3 4 हो गए सेटिस्फाई, इसके भी 4 सेटिस्फाई हो गए, इसके भी 4 सेटिस्फाई हो गए। इसके अंदर कितने कार्बन है? इसके अंदर 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? 3 कार्बन के लिए बोलते हैं प्रोपेन, यानी कि इसका नाम होना चाहिए प्रोपेन। लेकिन जैसे कि हमने अभी लास्ट में कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐड किया है? हमने फंक्शनल ग्रुप ऐड किया है आल्डिहाइड। तो आल्डिहाइड का जो आल है वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे? ऐड करने के लिए ये जो ई है उसको करेंगे सेपरेट और प्लस करेंगे आल, यानी कि ये आपका बन जाएगा प्रोपेनाल, तेरेनाल वाला प्रोपेनाल। ओके, और जैसे अगर कार्बन मैंने और ऐड कर दिए, यानी कि 1 2 3 4 डबल बॉन्ड ओ एच, ओके, एच और एच ये इसके सेटिस्फाई करने के लिए बनाते हैं, इसके ऑलरेडी है। तो 1 2 3 4 यानी कि ये आपका बन जाएगा ब्यूटेन। गलत, ब्यूटेन नहीं, ब्यूटेनाल। ओके, ई माइनस करना है और आल ऐड करना है, तो ये आपका बन जाएगा ब्यूटेनाल। तो अभी तक हमने कितने पढ़े? हेलो अल्केन्स और आल्डिहाइड्स। अब हम पढ़ेंगे कीटोन। कीटोन क्या होता है बच्चा लोग? कीटोन का जो ग्रुप होता है वो होता है बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, यानी कि ये हमेशा आप देख सकते हो कि सी के 2 आगे स्पेस खाली है, यानी कि कोई यहाँ पे भी जुड़ सकता है, कोई यहाँ पे भी जुड़ सकता है, लेकिन बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ हमेशा शेयर करेंगे। ठीक है, तो क्यों ना इस सी डबल बॉन्ड ओ को देखने से ऐसा पता चलता है कि इसको हम किसी के भी बीच में डाल सकते हैं, यानी कि जैसे कि मैंने सी और सी लिया है, ठीक है, सी और सी लिया है, तो ये सी के डबल बॉन्ड ओ, यानी कि ये जो मैंने ग्रुप है वो इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये जो आपका बॉन्ड बन गया है ये आपका कौन सा है? प्रोपे। और कीटोन का कौन सा ऐड होता है? कीटोन का प्रीफिक्स है ONE, यानी कि जो लास्ट के 3 हैं वो इसमें ऐड हो जाएंगे। इसका आल ऐड होगा, इसका ONE ऐड होगा और इसका हेलो अल्केन बोलेंगे इसको, यानी कि क्लोरो प्रोपेन क्लोरो ब्यूटेन ऐसा। तो इसके अंदर कितने हैं? 3 कार्बन है, तो यानी कि ये कौन सा है? ये आपका है प्रोपेन। ठीक है, और जैसे कि मैंने फंक्शनल ग्रुप कीटोन ऐड किया है तो इसका भी नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। ओके, और अगर 4 कार्बन होते तो ब्यूटेनॉल, और अगर 2 है तो इथेनॉन। इथेन तो हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी वो हो चुका है, इथेनॉन भी हो सकता है, ब्यूटेन। ये फंक्शनल ग्रुप की तरफ अभी तक हमने क्या पढ़े? एक हेलो अल्केन पढ़े, आल्डिहाइड पढ़ा और कीटोन पढ़ा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट नोमेनक्लेचर, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ, जो है एल्कोहल। ओके, तो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप का सिंबल क्या है? उसका सिंबल है OH, यानी कि O एक बॉन्ड H के साथ बनाएगा और एक बॉन्ड खाली रहेगा। वो बॉन्ड किधर जोड़ेंगे हम? वो हम कार्बन की सीरीज के अंदर जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि कार्बन के जो बॉन्ड होते हैं या तो हम H के साथ जोड़ सकते हैं या तो कोई और फंक्शनल ग्रुप के साथ जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया OH के साथ। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, यहाँ पे भी हो गए, यहाँ पे भी हो गए। तो जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप जैसे हमने जुड़ा तो इसके आगे इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा चेंज, यानी कि इधर 3 कार्बन है तो इसका नाम क्या होना चाहिए? प्रोपेन। लेकिन कि अब यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है? यहाँ पे OH है, तो हम प्रोपेन में क्या बोलेंगे? प्रोपेन में दूसरा नाम आएगा वो है प्रोपेनॉल। ओके, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोपेनॉल, यानी कि प्रोपेन का E सेपरेट हो जाएगा और OL ऐड हो जाएगा। वैसे ही अगर हमने 4 कार्बन लिए और 4 कार्बन के आगे एक OH जोड़ दिया तो उसका नाम क्या हो जाएगा? 4 कार्बन के लिए क्या होता है? ब्यूटेन, तो OH ऐड करने से क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। ओके, तो ये था अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। अब हम बढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है वो है COOH, यानी कि इसके अंदर एक C डबल बॉन्ड O बनाता है और एक OH बनाता है और एक कार्बन का एक वैलेंसी खाली रहता है, यानी कि डबल बॉन्ड O और OH, तो वो इसका कॉम्बिनेशन है। पहले अगर CHO होता था तो वो कौन सा ग्रुप होता था? वो आल्डिहाइड। तो उसको और इसको कंपेयर करके वो कंफ्यूज नहीं होना है। उसके अंदर भी एक डबल बॉन्ड O होता है लेकिन उसके अंदर खाली एक H होता है, और यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे OH है, यानी कि ये 2 ग्रुप्स कौन से हैं? डिफरेंट है। ठीक है बच्चा लोग, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आल्डिहाइड ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो सफिक्स ऐड होता है वो कौन सा होता है? वो होता है ओइक एसिड। तो जैसे कि इसके अंदर हमने ऑल ऐड किया, इसके अंदर हम क्या करेंगे? इसके अंदर हम ऐड करेंगे ओइक एसिड। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, CCC डबल बॉन्ड OH। ठीक है,
3 कार्बन है, 3 कार्बन का क्या होता है प्रोपेन, और लेकिन यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो डबल बॉन्ड OH है, यानी कि एक कार्बोक्सिलिक वाला फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। और अगर 4 कार्बन हो तो उसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। तो यहाँ पे हमारा नोमेनक्लेचर वाला पार्ट खत्म होता है, जिसके अंदर हमने एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल, ये वाले फंक्शनल ग्रुप स्टडी किए। बढ़ते हम आगे, ओके बा, चलो अब बढ़ते हैं हमारे आगे के टॉपिक की तरफ, जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। ओके बा, चलो केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि जो कार्बन कंपाउंड है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग रिएक्शंस में वो कैसे कैसे रोल प्ले करते हैं, हम वो स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं 4 टाइप ऑफ रिएक्शंस, यानी कि एक है कंबशन रिएक्शन, एक है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक है आपका एडिशन रिएक्शन, और दूसरा है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बढ़ते हैं हमारे पहले रिएक्शन की तरफ, यानी कि कंबशन। कंबशन यानी कि क्या, कंबशन यानी कि बर्निंग, यानी कि कोई भी कंपाउंड को हम जब बर्न करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेगा, हम वो स्टडी करने वाले। तो यहाँ पे कार्बन कंपाउंड्स की बात चल रही है। कोई भी कंपाउंड बर्न कैसे करता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन के जो कंपाउंड्स है उसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, यानी कि बर्न करेंगे। तो CH4 प्लस O2 ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा CO2 प्लस हीट, ओके, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट ये प्रोड्यूस करेगा। ओके बा, चलो या तो हम देखते हैं दूसरा, यानी कि C2H6 जो कि है आपका इथेन, वो आपके साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये आपको क्या फॉर्म करेगा, CO2 प्लस H2O प्लस हीट, यानी कि कंबशन रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट फॉर्म होता है, ठीक है बा। चलो इसके अंदर आते हैं 2 केस, एक आते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स और एक आता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड यानी कि क्या बच्चा लोग, सैचुरेटेड कंपाउंड मैंने बताया था जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड शेयर करे कोवलेंट बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड शेयर करे तब, ठीक है। तो ये जो है सैचुरेटेड कंपाउंड्स जब भी ऑक्सीजन या बर्न करते हैं तो वो क्या करते हैं, क्लीन स्मोक देते हैं, ठीक है। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर पॉल्यूशन बहुत क्रिएट करते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं पॉल्यूशन फ्री और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं पॉल्यूशन फुल ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि येलो स्मोक देंगे, ब्लैक स्मोक देंगे, फुल ऑफ पॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये आपका होता है पॉल्यूशन और ये होता है पॉल्यूशन फ्री। इस तरह आपके कंबशन रिएक्शन हो गए हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की तरफ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या, जैसे कि आपको नाम बता देते हैं ऑक्सीडेशन, यानी कि हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन ऐड करें। 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर, ओके। तो ऑक्सीडेशन के अंदर क्या हो जाएगा, हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे, यानी उस कंपाउंड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो जैसे कि मैंने ले लिया CH3CH2OH, यानी कि ये कौन सा है, ये आपका है इथेनॉल। इथेनॉल के अंदर मैं जब ऑक्सीजन ऐड करूंगा तो ऑक्सीजन कैसे ऐड करते हैं, ऑक्सीजन ऐड करने के लिए हम रिएजेंट यूज करेंगे अल्कलाइन KMnO4, ओके, या तो फिर K2Cr2O7 और दोनों के साथ हीट, ठीक है। तो जब भी अल्कलाइन KMnO4 और K2Cr2O7 होता है तो उस कंपाउंड का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, यानी कि ऑक्सीजन इन कंपाउंड्स में से इसमें ऐड होके यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा CH3COOH, यानी कि कार्बो इथेनोइक एसिड, ठीक है। इसको जनरली कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं ऐसे। तो जब भी कोई कंपाउंड में KMnO4 या K2Cr2O7 रिएजेंट ऐड करेंगे तो उस कंपाउंड का क्या हो जाएगा, उस कंपाउंड का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे OH आपका बन जाएगा COOH, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेशन की तरफ, जो है आपका एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या कहता है बच्चा लोग, एडिशन रिएक्शन में मोस्टली आप ऐसा समझ सकते हो कि आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड बना रहे हो, यानी कि अनसैचुरेटेड कौन से हो गए कंपाउंड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले, उस कंपाउंड को हम क्या करने वाले, सैचुरेटेड। यानी मान लीजिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड H है, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्बन के 4 वैलेंसीज ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुके हैं और यहाँ पे बना है डबल बॉन्ड। ये कंपाउंड का नाम क्या है, ये कंपाउंड का नाम है इथीन, ओके, क्योंकि ये कौन सी सीरीज का है, ये अल्कीन सीरीज का है। अब मैंने इसमें क्या कर दिया, इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल। निकल क्या करता है, निकल कैटलिस्ट का काम करता है, यानी कि निकल कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन में पार्ट ना ले लेकिन रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाए, यानी उसके रिएक्शन के प्रोसेस को बूस्ट करे, उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। तो निकल कैटलिस्ट की तरह फॉर्म करता है और H2 उसमें ऐड करेंगे तो ये जो H2 है वो ये बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे HH जुड़ जाएगा, यानी कि C H H H H H H। तो ये आपका क्या हो गया,
ये आपका हो गया अल्केन। तो जब भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि अल्कीन, प्रोपीन, उसके अंदर हम क्या करेंगे, H2 ऐड करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा। या तो आप देख सकते हो कि मैंने ट्रिपल बॉन्ड सी लिया है, उसके अंदर H2H किया है, तो ये कौन सा कंपाउंड है, ये अल्काइन है यानी कि इथाइन। इथाइन में मैंने H2 ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो वो आपका बन गया डबल बॉन्ड सी यानी कि एक H इसमें लग गए हैं। ठीक है बच्चा लोग, ये आपका बन गया इथीन। तो ये अनसैचुरेटेड से लेस अनसैचुरेटेड बना है और इसके अंदर हम H2 ऐड करते जाएंगे। अगर और H2 ऐड करेंगे तो ये वापस इथेन बन जाएगा यानी कि सिंगल बॉन्ड में बन जाएगा। इस तरह आपका एडिशन रिएक्शन भी हो गया है समाप्त। अब बचता है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या कहता है, सब्स्टिट्यूट का मीनिंग क्या है बच्चा लोग, सब्स्टिट्यूट का मीनिंग है सब्स्टिट्यूट करना, चेंज करना, एक की पोजीशन एक्सचेंज करना। यानी कि मान लीजिए मैंने लिया है मीथेन, तो मीथेन क्या होता है बच्चा लोग, मीथेन होता है CH4। ठीक है, अब उसमें मैंने ऐड कर दिया Cl2। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है, वो प्रेजेंस होता है सनलाइट के प्रेजेंस में। ये रिएक्शन होती है सनलाइट के प्रेजेंस में। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में एक Cl इसको जुड़ जाएगा और दूसरा H दूसरे Cl के साथ लग जाएगा, यानी कि ये आपका बन गया क्या, H H H और ये H हटके Cl प्लस HCl। ठीक है बच्चा लोग, एक H ने एक Cl को कर दिया है रिप्लेस, तो यहाँ पे आपका बन गया यहाँ पे आएगा Cl, एक Cl प्लस HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये आपका कौन सा है, क्लोरोमीथेन। हेलो अल्केन की सीरीज है, यानी पहले क्लोरो आएगा फिर एक कार्बन का जिसका नाम है मीथेन, तो ये आपका बन गया क्लोरोमीथेन। अगर दो कार्बन होते तो ये आपका होता क्लोरोइथेन। इस तरह हमने क्या किया, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड स्टडी कर लिया, यानी कि पहला है कंबशन रिएक्शन, दूसरा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तीसरा है एडिशन और चौथा जो है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके बच्चा लोग, अब बढ़ते हम कार्बन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की स्टडी करने के पीछे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में जो उसके कंपाउंड्स है, एक एग्जांपल हम लेते हैं इथेनॉल। इथेनॉल के बारे में हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड क्यों है, चलिए देखते हैं। इथेनॉल जो है बच्चा लोग वो होता है इथेन प्लस OH का ग्रुप, यानी कि C और OH। OL किसका सफिक्स है, OL हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि OH का सफिक्स है, तो COH का जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं इथेनॉल। ये क्या है बच्चा लोग, वाटर में सॉल्यूबल है और एल्कोहलिक ड्रिंक्स जो है उसके अंदर ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है, यानी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो इस तरह उसके जो एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, इसलिए हम पढ़ने वाले हैं इथेनॉल और इथेनॉल की कुछ प्रॉपर्टीज या उसके रिएक्शंस कि वो अलग अलग कंपाउंड्स के साथ बना के क्या क्या फॉर्म करता है। तो पहला हम पढ़ेंगे इथेनॉल का एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन विद सोडियम। ठीक है, इथेनॉल व्हेन रिएक्ट्स विद सोडियम फॉर्म्स सोडियम इथॉक्साइड, यानी कि जब भी वो सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म क्या करता है, वो फॉर्म करता है सोडियम इथॉक्साइड। यानी कि ये मैंने ले लिया CH3CH2OH प्लस Na, तो वो आपका क्या फॉर्म करेगा, वो आपका फॉर्म करेगा CH3CH2ONA, यानी कि ये आपका कंपाउंड है, इसको बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, ये आपका हो गया पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन जो है वो है हम इथेनॉल को यूज़ करके उसको जब हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसको रिएक्ट कराएंगे तो वो आपका क्या फॉर्म करेगा, अनसैचुरेटेड इथाइन फॉर्म करेगा, इथीन अनसैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म करेगा, यानी कि CH3CH2OH इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, कौन सा, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, उसके साथ रिएक्ट करने के बाद ये कौन सा कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, ये इथीन कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। ओके बच्चा लोग, तो ये थे दो रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस किसके, इथेनॉल के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है फ्रॉम कार्बन पॉइंट ऑफ व्यू एंड डेली लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू। रिएक्शन विद सोडियम के साथ सोडियम इथॉक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। और ये तो आपको पता है अनसैचुरेटेड इथीन जो बना है अल्कोहल यानी कि इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड, तो ये बना है इथीन। ओके, बढ़ते हैं हमारे एक और इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड की तरफ जिसका नाम है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड यानी कि ओइक एसिड इसका सफिक्स है, तो ये कौन से ग्रुप में आता है, ये आता है आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर, यानी कि इसके अंदर बॉन्ड COOH का एक कंपाउंड होगा, यानी कि ये फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर डेफिनेटली होगा। कौन से ग्रुप के अंदर, इथेनोइक एसिड के कंपाउंड के अंदर। इथेनोइक यानी कि इथेन वाला वर्ड है, अगर इथेन है तो इसके अंदर कितने कार्बन हो गए बच्चा लोग, इसका अंदर कार्बन हो गए 2, यानी कि C डबल बॉन्ड OH।
ठीक है, ये आपका कौन सा है, ये आपका है इथेनोइक एसिड। इसका एक और नाम है बच्चा लोग, इसका नाम है एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड आपने इसका नाम सुना होगा, बहुत ही कॉमन नेम है। और जब इसको 5 to 8% सॉल्यूशन एसिटिक एसिड का लेते हैं, यानी कि इसका 5 to 8%, ठीक है बच्चा लोग, 5 to 8% का सॉल्यूशन जब इसका लेते हैं तो उस सॉल्यूशन का नाम क्या है, उस सॉल्यूशन का नाम है आपका विनेगर। विनेगर आपने सुना ही होगा, आपके घर पे यूज़ किया भी होगा, विनेगर आपने यूज़ किया होगा। और इसका एक और एप्लीकेशन है कि ये पिकल्स के अंदर प्रिजर्वेटिव के काम आता है। पिकल्स यानी अचार, ओके बच्चा लोग, यानी कि कितना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो आपको डेली डे टू डे लाइफ में आता है। इसका नाम एसिडिक एसिड है, जिसका 5 to 8% को क्या बोलते हैं, विनेगर। और विनेगर पिकल्स में प्रिजर्वेटिव के तरह यूज़ होता है, प्रिजर्वेटिव यानी एक्स्ट्रा उसके अंदर ऐड करते हैं। ठीक है बच्चा लोग, तो ये तो होगा इथेनिक एसिड के एप्लीकेशंस। अब हम पढ़ेंगे कि इसके रिएक्शंस क्या क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चा लोग, कि जो इथेनोइक एसिड है वो रिएक्ट किसके साथ करता है, वो रिएक्ट करता है इथेनॉल के साथ, और फॉर्म क्या करता है, आपको फॉर्म करता है एक एस्टर। और एस्टर क्या होता है अभी देखते हैं, यानी कि CH3COOH, ओके, प्लस CH3CH2OH, ये क्या है आपका इथेनोइक एसिड, और ये क्या है इथेनॉल। तो ये जब रिएक्ट करते हैं तो ये आपका फॉर्म करते हैं CH3COO, यानी कि ये आपका हो गया ईस्टर। ठीक है, यानी कि CH3CH2, तो ये आपका हो गया ईस्टर, इसको बोलते हैं ईस्टर, जिसके अंदर बीच में C डबल बॉन्ड हो, फिर बॉन्ड हो और आगे वो हो प्लस H2O। ठीक है, ये जो O है वो निकल आएगा। तो इस कंपाउंड का नाम है एस्टर, और इस प्रोसेस का नाम है एस्टरिफिकेशन, जिसके अंदर इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल एंड फॉर्म्स एस्टर। और एस्टर आगे बहुत ही आगे यूज होता है, यानी इसके साथ आपने क्या करेंगे, इसको हम रिएक्ट कराएंगे, सेम आगे ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यानी कि CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, इसको हमने रिएक्ट किया किसके साथ, NaOH के साथ, जो कि क्या है आपका बेस। यानी इसको जब इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा सॉल्ट ऑफ, एक तो Ca इथेनॉल वापस आपको रिटर्न मिलेगा, जो आपने इथेनॉल रिएक्ट किया था वो आपको रिटर्न मिलेगा। तो CH3CH2OH तो आपको रिटर्न मिला, प्लस ये Na इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि प्लस CH3COONA, सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट ऑफ सोडियम, ओके। और इसको, ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये रिएक्शन को बोलते हैं सेपोनिफिकेशन, बिकॉज दिस इज अ सोप। तो इस प्रोसेस का नाम है सेपोनिफिकेशन, क्योंकि ये किसके लिए फॉर्म होता है, ये सोप्स को फॉर्म करने के लिए, उनको प्रोड्यूस करने के लिए ये रिएक्शन करते हैं। पहले इथेनोइक एसिड विद इथेनॉल गिव्स एस्टर, और वही एस्टर को वापस बेस के साथ इथेनॉल रिटर्न मिलेगा और आपको सोप फॉर्म होगा, यानी कि ये प्रोसेस का नाम है सेपोनिफिकेशन। सोप्स प्रोड्यूस करने के लिए ये रिएक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन का नाम है सेपोनिफिकेशन। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे रिएक्शन की तरफ, यानी कि रिएक्शन विथ किसका, इथेनोइक एसिड का बेस के साथ। ठीक है, इथेनोइक एसिड प्लस बेस। तो इथेनोइक एसिड प्लस बेस क्या फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है सॉल्ट्स, किसके, सोडियम के या पोटेशियम के, डिपेंड करता है हमने बेस क्या लिया है। अगर बेस हमने लिया होगा NaOH तो सॉल्ट्स ऑफ सोडियम फॉर्म होंगे, अगर हमने बेस लिया है KOH तो सॉल्ट्स ऑफ पोटेशियम फॉर्म होंगे। ठीक है, यानी कि CH3COOH प्लस NaOH, वो आपका क्या फॉर्म होगा बच्चा लोग, वो आपका फॉर्म होगा CH3COONA, यानी कि सॉल्ट्स ऑफ सोडियम प्लस बाकी का H2O बाहर। ठीक है, बैलेंसिंग का इधर इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप रिएक्शन समझे, कौन से रिएक्शन के क्या रिएजेंट यूज़ करने से रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, बेस क्या है, ये सब आपको समझना है, ये उसके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। आगे बढ़ते हैं हम दूसरी रिएक्शन की तरफ। दूसरी रिएक्शन में क्या है कि हम वापस इसके सॉल्ट्स ही फॉर्म करेंगे, लेकिन किसके साथ रिएक्ट करेंगे, हम इथेनोइक एसिड को रिएक्ट करेंगे कार्बोनेट्स के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। तो यानी कि जैसे कि ये है इथेनोइक एसिड CH3COOH, वो रिएक्ट किसके साथ करेगा, कार्बोनेट्स के साथ, यानी कि Na2CO3। जब भी CO3 ग्रुप आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कार्बोनेट। ठीक है, तो CH3COOH जो है इथेनोइक एसिड प्लस कार्बोनेट गिव्स व्हाट, अगेन सेम, यानी कि सॉल्ट्स ऑफ इथेनोइक एसिड, यानी कि सॉल्ट्स ऑफ सोडियम प्लस सॉल्ट्स ऑफ पोटेशियम। यहाँ पे अगर Na2CO3 है तो आपको मिलेगा सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, और अगर K2CO3 है तो आपको मिलेगा सॉल्ट्स ऑफ पोटेशियम।
ठीक है, यानी कि ये आपका बनेगा CH3COONA प्लस यहाँ पे CO2 भी फॉर्म होगा प्लस H2O भी फॉर्म होगा। H2O तो नहीं, यहाँ पे सिर्फ CO2 फॉर्म होगा, लेकिन जब हम CH3COOH को प्लस NaCO3 के साथ रिएक्ट करेंगे, यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे, तब आपको क्या बनेगा, आपको मिलेगा CH3COONA यानी कि सॉल्ट्स ऑफ सोडियम प्लस H2O प्लस CO2। ओके बच्चा लोग, ये थे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इथेनोइक एसिड के साथ, जिसका नाम है एसिडिक एसिड। पहला रिएक्शन किसका, एस्टरिफिकेशन। दूसरा रिएक्शन हमको मिलेगा सेपोनिफिकेशन, जिसकी वजह से सोप्स के लिए यूज होता है। फिर हमने पढ़ा कि वो बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद भी क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, और बाद में कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ भी उसकी रिएक्शन देखी। ओके हाँ, तो बच्चा लोग अब हम बढ़ते हैं इस टॉपिक के लास्ट टॉपिक की तरफ, यानी ये चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है हम वो पढ़ेंगे। लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, जो है मिसल्स, यानी कि सोप्स एंड डिटर्जेंट्स कैसे क्लीनिंग में यूज़ होते हैं वो स्टडी करने वाले हैं। तो पहले लेते हैं हम एक क्लॉथ, उसके अंदर यहाँ पे मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे है आपका डर्ट, और जो डर्ट है किसी कपड़े के ऊपर वो कैसा होता है, ऑयली इन नेचर होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे स्टडी करेंगे, इसको क्लीन करने के लिए सोप्स एंड डिटर्जेंट्स कैसे वर्क करते हैं, इसके ऊपर हम वो स्टडी करने वाले हैं। सोप क्या होता है, बेसिकली सोप जो होता है बच्चा लोग, वो होता है एस्टर का सोडियम सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट्स ऑफ सोडियम ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड चेन। जो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो चेन है उसके अंदर जो सोडियम का सॉल्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोप। और सोप किस में होता है बच्चा लोग, सोप के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जो है हाइड्रोफिलिक और दूसरा पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक। अब ये हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक क्या है, हाइड्रोफिलिक यानी जिसको पानी पसंद है, और हाइड्रोफोबिक क्या, जिसको पानी नहीं पसंद। तो ये जो पार्ट है बच्चा लोग, जैसे कि यहाँ पे मैंने सोप लगा दिया, ठीक है, पानी के अंदर सोप से इसको धंसा, तो ये क्या होगा, ऐसा फॉर्म करेगा। यहाँ पे सपोज क्या है, डर्ट, और यहाँ पे सोप के दो पार्ट्स फॉर्म करेंगे, एक उसका टेल और एक उसका हेड। यानी कि जो हेड है इसको हम बोलेंगे आयोनिक पार्ट, और आयोनिक पार्ट क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, यानी उसके अट्रैक्ट करता है। हाइड्रोफिलिक पार्ट है, यानी कि आयोनिक पार्ट उसका हाइड्रोफिलिक पार्ट है, और जो टेल है वो उसका हाइड्रोफोबिक पार्ट है, यानी कि वाटर से वो दूर भागता है। तो जो डर्ट है वो उसके टेल को अट्रैक्ट करेगा, और जो हेड है वो पानी को अट्रैक्ट करेगा। इस तरह क्या होगा बच्चा लोग, ये जो सोप के पार्ट्स है वो इस डर्ट को इस क्लॉथ से निकालने का ट्राई करेंगे, क्योंकि ये जो है वो पानी से दूर भागता है, यानी कि हाइड्रोफोबिक है, लेकिन जो ये है वो पानी के सरफेस पे रहेगा, प्रेसिपिटेट करेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्जन, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है बच्चा लोग, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिसल, ठीक है, मिसल फॉर्मेशन बोलते हैं इसको, जिसका एक जो हेड है वो आयोनिक पार्ट वो हाइड्रोफिलिक होता है, और दूसरा जो पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक होता है। इस तरह आप देख सकते हो कि ये जो प्रोसेस होता है, ये डर्ट के ऊपर धीरे धीरे ये सोप रिएक्ट करता है और बाद में उसको ले जाता है, और इस तरह सोप्स एंड डिटर्जेंट्स मिसल फॉर्मेशन से डर्ट को निकाल देते हैं और आपके क्लोथ को क्लीन कर देते हैं। ये था प्रोसेस मिसल फॉर्मेशन का, और कैसे सोप्स एंड डिटर्जेंट हेल्प करते हैं डर्ट को क्लीन करने का, उसका। ओके बच्चा लोग, तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और ये चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि अगर आपको समझ आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, और अगर आपको बढ़ना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके बच्चा लोग।